क्वेश्चन देखिए, when the nurse is administering a vesicant chemotherapeutic agent intravenously and important consideration is to। तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि एक नर्स है जो एडमिनिस्टर कर रही है वेसिकेंट्स। क्या वेसिकेंट? सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि वेसिकेंट्स क्या है। चलो वेसिकेंट्स भी देखें, कीमोथेरेपी एजेंट है, ये तो पता चल गया कि कीमोथेरेपी चल रही है और उसको जो एजेंट दिया जा रहा है वो कैसा है? वेसिकेंट है। कैसा है? वेसिकेंट है। और जो डोज दी जा रही है वो इंट्रावेनसली दी जा रही है। तो अब जब उसको वेसिकेंट दिया जा रहा है आईवी इंट्रावेनसली दिया जा रहा है, तो बोल रही है कि नर्स को क्या मेनली कंसीडर करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है स्टॉप द इन्फ्यूजन इफ स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड एट द साइट। तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, इन्फ्यूज द मेडिकेशन ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। चलिए, एडमिनिस्टर द कीमोथेरेपी थ्रू अ स्मॉल बोर कैथेटर। थर्ड जो ऑप्शन था। और फोर्थ जो ऑप्शन है, होल्ड द मेडिकेशन अनलेस अ सीवी लाइन इज अवेलेबल, यानी कि सेंट्रल वेनस लाइन जब तक नहीं डालते तब तक हम होल्ड करके रखेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वेसिकेंट्स वो एजेंट्स होते हैं अगर वो वेन्स को पंचर करके या वेन से बाहर आ जाए तो आसपास के एरिया में नेक्रोसिस कर सकते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब गो थ्रू करते हैं ऑप्शन से। तो पहले करते हैं ऑप्शन डी, पीछे से चलते हैं। ऑप्शन डी, द मेडिकेशन होल्ड द मेडिकेशन अनलेस द सीवी लाइन इज अवेलेबल। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सीवी लाइन नहीं है तो हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। बट एक बात ये भी है कि सेंट्रल लाइन को प्रेफर करेंगे, बट जरूरी भी नहीं है। प्रेफर करना इज प्रायोरिटी रहेगी हमारी। बट अगर नहीं है तो हम नॉर्मल जो वेन है वहां से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसका मतलब डी तो आंसर नहीं है। एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर द कीमोथेरेपी थ्रू अ स्मॉल बोर कैथेटर बिल्कुल नहीं दे सकते। वेसिकेंट है, अगर स्मॉल बोर से देंगे हो सकता है वो रैप्चर करके बाहर आ जाए। तो ये तो आंसर नहीं है। फिर चलता है बी की तरफ। बी में बोला है इन्फ्यूज द मेडिकेशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड। भाई बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि कीमोथेरेपी की एजेंट है, साथ साथ में वेसिकेंट भी है। तो ये हार्म कर सकता है और आसपास के जो वेन है उनको इंजरी कर सकता है और साथ में ब्लिस्टर फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी आंसर नहीं है। तो अंत में जाके आंसर आता है ए, स्टॉप द इन्फ्यूजन इफ स्वेलिंग इज ऑब्जर्व्ड एट द साइट। देखिए यहाँ पर जो स्वेलिंग है वो क्या इंडिकेशन है कि हाँ भाई जो हार्म है वो होना शुरू हो गया, यानी कि जो दिक्कतें हैं वो कीमोथेरेपी के एजेंट से होना शुरू हो गई है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। तो वेसिकेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लिस्टर फॉर्मेशन करते हैं और साथ साथ में नेक्रोसिस कर सकते हैं। मेनली आपको वेसिकेंट के साथ एक ही वर्ड जुड़ा हुआ मिलेगा अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो वो है ब्लिस्टर। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ब्लिस्टर भी बात हो गई। तो अब बोलेंगे सर वेसिकेंट जो होते हैं वो कौन कौन से ड्रग होते हैं? हमारे डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन और विंक्लिस्टिन, विंडास्टिन, ये सारे हमारे वेसिकेंट्स होते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट नॉन टू कोज एलोपेशिया। तो एक वर्ड तो हमारा ये आ गया मेन पॉइंट, एलोपेशिया इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ पेशेंट। भाई किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही थी, उसको एक कीमोथेरेपेटिक ड्रग दिया है जो कि पता है एलोपेशिया कर सकता है। एलोपेशिया का मतलब लॉस ऑफ हेयर्स, मतलब अगर उस ड्रग को वो लेगा तो उसके बाल उड़ने की संभावना है। तो टू मेंटेन द पेशेंट सेल्फ एस्टीम द नर्स प्लान्स टू। भाई एक बात देखिए, अगर किसी के सर पे से बाल उड़ जाते हैं तो उसका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक नर्स क्या कर सकती है? चलो ऑप्शंस देखते हैं। हमारे 4 ऑप्शंस हैं, चलो शुरू करते हैं। सजेस्ट द पेशेंट लिमिट सोशल कॉन्टैक्ट्स अंटिल रीग्रोथ ऑफ हेयर अकर्स। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक नहीं है। सोशल कॉन्टैक्ट उसको जनरली मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज वो हो सकता है कि क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। सोशल कांटेक्ट का खास कोई लेना देना इस चीज के साथ नहीं है। फिर दूसरा जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में कह रहा है एनकरेज द पेशेंट टू परचेज अ विग और अ हैट एंड वियर इट वंस हेयर लॉस बिगिंस। अब सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है कि भैया जाइए एक विग खरीद के लाइए और जब हेयर लॉस होना स्टार्ट हो तो उसको पहन लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव द पेशेंट वॉश द हेयर जेंटली विद अ माइल्ड शैम्पू टू मिनिमाइज द हेयर लॉस। भाई शैम्पू से हेयर लॉस नहीं रुकता है, क्योंकि हमें पता है कीमोथेरेपेटिक एजेंट हम दे रहे हैं तो हेयर लॉस तो होना ही है, वो तो कंफर्म है। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट हेयर लॉस विल नॉट बी परमानेंट एंड द हेयर विल ग्रो बैक। भाई ठीक है, हम पेशेंट को बता देंगे कि बाल वापस से आ जाएंगे, ठीक है। बट वो क्या चीज है? एक लॉन्ग टर्म चीज है। जब थेरेपीज बंद होंगी उसके बाद से क्या होगा? जब थेरेपीज बंद होगी उसके बाद से
जो बाल होंगे वो रीग्रो करना शुरू करेंगे। बट इमीडिएट के लिए क्या, अभी सेल्फ एस्टीम तो उसका अभी लो है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए बोल सकते हैं ऑप्शन बी कि भाई जाइए और एक विग खरीद के लाइए और पहनिए उसको जब हेयर लॉस स्टार्ट होता है उसके बाद। ये टेम्पररी है, ये भी मानते हैं हम इस बात को, टेम्पररी है, बट इंस्टेंट इंस्टेंट क्या है, एकदम से वो उसके सेल्फ एस्टीम को ऊपर कर सकता है। ये चीजें ठीक है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, बट हमारा जो यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज है। ये बात समझ में, जो इसका आंसर आएगा अभी, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पेशेंट विद ओवेरियन कैंसर टेल्स द नर्स। भाई एक पेशेंट है जो कि कैंसर से ग्रसित है, यानी कि ओवेरियन कैंसर है। अब वो नर्स से बोलते हैं कि आई डोंट थिंक माय हस्बैंड केयर्स अबाउट मी एनी मोर, ही रियरली विजिट्स मी। तब वो इसे बोला कि मुझे नहीं लगता जो मेरा पति है वो मेरी अब केयर करता है, वो कभी कभी मुझसे मिलने आता है, कभी कभी का मतलब रेयरली एक आध दो बार आ गया तो आ गया। चलिए ये उसने बोला है नर्स से। ऑन वन ओकेशन, भाई व्हेन द हस्बैंड वाज प्रेजेंट, भाई एक समय की बात है जब कुछ टाइम पहले या जब कभी भी उसका हस्बैंड नर्स के पास आया था, तो ही टोल्ड द नर्स he just could not stand to see his wife so ill and never knew what to say to her। तो उसने बोला कि भाई मैं खड़ा होके नहीं देख पाता कि मेरी जो पत्नी है वो इतनी बीमार है, और मुझे नहीं पता होता कि मैं उससे क्या कहूं। भाई वो पति बोल रहा है कि मुझे उससे देखा नहीं जाता कि मेरी जो पत्नी है उसकी स्थिति ऐसी है, तो मैं क्या कहूं ऐसे में। तो उसने नर्स से ये बोला। अब पूछा गया है कि एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस इन दिस सिचुएशन इज, ऐसी स्थिति में एक नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, रिस्क फॉर केयर गिवन रोल स्ट्रेन रिलेटेड टू बर्डन ऑफ केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फैमिली मेंबर्स। थर्ड है compromised family coping related to disruption in lifestyle and role changes। फोर्थ है impaired home maintenance related to perceived role changes। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, interrupted family process related to effect of illness on family members। भाई ऐसा क्यों है, ये वाला जो डाटा है इंडिकेट करता है सबसे अच्छा, द फैमिली मेंबर्स आर इम्पैक्ट डिफरेंटली बाय पेशेंट्स कैंसर डायग्नोसिस। मतलब कि जो पेशेंट के जो मेंबर्स है हर किसी को अलग अलग इफेक्ट होता है। मान लीजिए किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार है, हर किसी पे अलग अलग इफेक्ट होगा, हो सकता है पति पे कुछ और हो, बच्चे पे कुछ और हो। तो ये जो इंटरप्शन हुआ है इलनेस की वजह से फैमिली मेंबर्स पर, ऑप्शन ए और सी जो है वो बेसिकली क्या बता रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस के बारे में बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डी, अब जो ऑप्शन डी है वो क्या बोल रहा है, इम्पेयर्ड होम मेंटेनेंस रिलेटेड टू परसीव्ड रोल चेंजेस, ऐसा कुछ नहीं है। जो फीमेल है या मेल है उनका इस स्थिति में इस इम्पेयरमेंट ऑफ रोल, मतलब यहाँ पर जो होम मेंटेनेंस का जो रोल है उससे कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली इंटरप्शन ही हो रहा है। देखिए वो ऑप्शन में जो स्थिति बता रहा है वो बता रहा है कि वो अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता, इसका मतलब इंटरप्शन हो रहा है कम्युनिकेशन में। वो बताना तो चाहता है बट बता नहीं पा रहा है। ये बात ठीक है। तो चलिए ये बात समझ में आई होगी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा आंसर है, ऑप्शन। ठीक है, इस आंसर को समझिए और जो हमारे प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a patient receiving head and neck radiation and systemic chemotherapy has ulceration। भाई पेशेंट है जिसको हेड एंड नेक रेडिएशन चल रही है और सिस्टमिक कीमोथेरेपी चल रही है। अब सिस्टमिक मतलब रेडिएशन थेरेपी तो कहाँ चल रही है, नेक वाले एरिया में चल रही है, बट कीमोथेरेपी क्या है, सिस्टमिक, यानी कि या तो आईवी ले रहा है या फिर ओरल ले रहा है। चलिए सिस्टमिक चल रही है, बेसिकली सिस्टमिक की बात होती है तो आईवी की बात करते हैं। हैज अल्सरेशन ओवर द ओरल म्यूकोसा एंड टंग, है ना, एंड थिक रोपी सलाइवा। अब उसने बोला है कि अल्सरेशन हो रही है, उसको छाले हो रहे हैं, और साथ साथ में जो उसकी ओरल म्यूकोसा है और टंग मतलब जीभ पे और ओरल कैविटी यानी कि अंदर जो म्यूकोसा है हमारे अंदर, जो चीक का अंदर वाला पार्ट है जो हम जिसको बकल कैविटी बोल रहे हैं वहां पर, उसके अलावा जो थिक सलाइवा आ रहा है, उसको कैसा सलाइवा आ रहा है, थिक सलाइवा आ रहा है।
एन appropriate intervention for the nurse to teach the patient is to। अब यहाँ पर एक एकदम प्रॉपर इंटरवेंशन बतानी है कि भाई नर्स क्या करे कि जो वो टीच कर सके पेशेंट को, भाई ये वाला काम करना। तो ऑप्शन फर्स्ट है rinse the mouth before and after each meal and add bedtime with saline solution। भाई सबसे पहले क्या करना है, ऐसा बोल रही है कि भाई क्या करे, जब उठे खाना खाने के लिए, खाना खाने से पहले यानी बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, खाना खाने से पहले और उसके बाद, खाना खाने से पहले और उसके बाद क्या करे, सलाइन से कुल्ला करे। चलिए अब इसका दूसरा ऑप्शन है यूज कॉटन टिप एप्लीकेटर डिप्ड इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू क्लीन द टीथ। भाई क्या काम करे, एप्लीकेटर ले, एप्लीकेटर कोई भी एक चीज होती है जो अप्लाई करने के लिए हम कुछ भी यूज करें उसको एप्लीकेटर बोलते हैं, जिसकी टिप कॉटन की और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हो और उससे दांत साफ करे। चलिए दूसरा ऑप्शन ये हो गया गार्गल एंड रिंस द माउथ सेवरल टाइम्स अ डे विद एंटीसेप्टिक माउथ वॉश। भाई गार्गल करे और क्लीनिंग करे एंटीसेप्टिक माउथ वॉश के साथ। और डी ऑप्शन है रिमूव फूड डेब्रिस विद फ्रॉम द टीथ एंड ओरल म्यूकोसा विद अ स्टिफ टूथब्रश। भाई साफ करना है सारे मुंह को, दांतों को, ओरल कैविटी को स्टिफ ब्रश से। चलिए शुरू करते हैं नीचे की तरफ से। रिमूव फूड डेब्रिस फ्रॉम द टीथ। भाई दांतों से क्या करें, डेब्रिस हटाना, बट यहाँ पर हम स्टिफ टूथब्रश यूज नहीं कर सकते हैं। क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। चलिए तो ऑप्शन डी तो नहीं है। गार्गल एंड रिंस द माउथ सेवरल टाइम्स अ डे विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। पहली बात तो आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है, सेवरल टाइम्स अ डे। जब तक क्लियर डिफाइंड इंडिकेशन ना हो, एक बार, दो बार, तीन बार, सेवरल का कोई मतलब नहीं बनता है कि 10-20 बार, कितना भी कर ले उसकी मर्जी, ये कोई बात नहीं होती है। जब तक क्लियरली इंडिकेटेड ना हो कि बताया हो कि भाई 2 बार या 4 बार दिन में, तब तक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, सॉरी एंटीसेप्टिक होते हैं, वो ओरल म्यूकोसा को क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो हमको पता ही है, जो क्या करते हैं सीधा सीधा ऑक्सीडेशन करके टिश्यू को डैमेज करती है, तो हम वो तो करेंगे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिंस द माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील एंड एट बेड टाइम विद सलाइन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है ए, कि कुल्ला करना है बिफोर एंड आफ्टर सलाइन सॉल्यूशन से, कुछ नहीं करना, सिर्फ सलाइन सॉल्यूशन।